आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आज अपन इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये प्रकृति के अंदर अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण का कंपाउंड है। एक क्या है? महत्वपूर्ण यौगिक है, यानी महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन आ जाता है? जैसे ग्लूकोज आ गया, सुक्रोज आ गया, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सब कार्बोहाइड्रेट। वैसे बायोलॉजी के रूप में, ये तो अपन केमिस्ट्री के रूप में देख लिया, ग्लूकोज सुक्रोज हुआ। और वैसे अपन कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसकी बात करें, किसकी बात करें? बायोलॉजी के अंदर देखें तो गेहूं वगैरह आ जाए, चावल आ गए, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ जाते हैं। तो अब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अपन केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, साथ साथ अपन जो बायोलॉजी का कार्बोहाइड्रेट है उसकी भी बात करेंगे। तो प्रकृति में पाए जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक होता है, यानी कंपाउंड होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन आ जाता है? ग्लूकोज एंड सुक्रोज आ जाता है। और ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ये देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज का ये हो गया एंड सुक्रोज का फॉर्मूला ये हो गया। अब आप देख रहे हैं ग्लूकोज एंड सुक्रोज के अंदर, इनके अंदर क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन। तीनों के अंदर, इसके अंदर भी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होंगे, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के जो अणु है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के जो अणु है इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इसका अनुपात होता है ना, इसका अनुपात क्या होता है? इसका रेशियो होता है 2:1, जो किसके बराबर होता है? जल के बराबर होता है। जो किसके बराबर होता है? H2O के बराबर, यानी जल के बराबर इनका रेशियो होता है। रेशियो कितना होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन है ना, जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 2:1 होता है, जो किसके बराबर होता है? जल के अनुपात के समान होता है। इस कारण शुरू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था, शुरू के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, उसको क्या नाम दिया गया? कार्बन के हाइड्रेट। सबसे पहले इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता था? कार्बन के हाइड्रेट। क्या बोला जाता था? कार्बन के हाइड्रेट। फिर इस कार्बन के जो हाइड्रेट है इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्बोहाइड्रेट। फिर इसका नाम क्या रख दिया गया? कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है। क्यों है? इनको क्यों बोला जाता है? कार्बन के हाइड्रेट क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को पहले कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला? कहना कार्बन की जो हाइड्रेट है इनको कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो अणु होते हैं, वो अणु है ना, जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के अणु है, इनका जो अनुपात, इनका जो रेशियो है वो कितना होता है? 2:1 होता है, जो जल के जो H2O होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। इसलिए इनको शुरुआत में क्या बोला गया? कार्बन के हाइड्रेट। अब इनको क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। वैसे पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट का जो नॉर्मली सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? CH2O2Y। अक्स यहाँ पे 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, वाई यहाँ से 1 से लेके 10 तक कुछ भी है ना, कुछ भी हो सकता है, आगे से लेके 1 से लेके कुछ भी हो सकता है। अक्स और वाई यहाँ पे क्या है? वैल्यू है। जो आगे आप जो चीज पढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि अक्स क्या है, वाई क्या है। ये इसका फॉर्मूला होता है CH2O2Y। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ये सामान्य सूत्र है, सामान्य फॉर्मूला आता है। अब अपन ने बात कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, जिनका किनका रेशियो क्या आता है? जिनका 2:1 होगा, है ना, जिनका जल के बराबर अनुपात होगा, वो सबके सब क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्बन के हाइड्राइड है, वो क्या है? अभी अपन ने देख लिया कि कार्बन के हाइड्राइड क्या होते हैं? जिनका रेशियो 2:1 होगा, मतलब हाइड्रोजन और उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्बन के हाइड्राइड ज्ञात हो चुके हैं जिनका अनुपात क्या होता है? जिनका अनुपात 2:1 होता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब जिनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, इनका रेशियो क्या होता है? 2.1 है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। अब जिनका 2:1 है ना, 2:1 उनका रेशियो है, लेकिन वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वो क्या है?
कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि जिनका भी रेशियो 2:1 होगा वो सबके सब क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनका रेशियो 2:1 हो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनका जैसे एग्जांपल हो गया फॉर्म एल्डिहाइड, क्या आ गया, फॉर्म एल्डिहाइड CH2O, फॉर्म एल्डिहाइड आ गया C2H4O2 यानी एसिटिक एसिड आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया C3H6O3, लैक्टिक एसिड आ गया। ये सबके सब क्या है, इन सबके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके अंदर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है इनका रेशियो क्या है, 2:1 है। इनका क्या है, 2:1 है। फिर भी क्या है, 2:1 इनका अनुपात है, फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं कि लेकिन अभी अपन ने ये भी चीज देख ली कि जरूरी नहीं है जिनका 2:1 होता है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जिनका अनुपात 2:1 होगा वो ही क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट। जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ कंपाउंड देखने को मिले जिनका रेशियो 2:1 नहीं था लेकिन फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कौन से, जैसे रेमनोस आ गया, इसका एग्जाम्पल है रेमनोस C6O12O5। ये जो रेमनोस है इसका नाम क्या है, रेमनोस, लेकिन इसका जो रेशियो है 2:1 नहीं है, फिर भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अपन ने देखा कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो और जिनका रेशियो क्या हो, 2:1 हो, वो सबके सब क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ही नहीं, तो 2:1 का हुआ, फिर भी क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। अब अपन देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या और कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं। अपन सबसे पहले देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर जो अपनी रसायन विज्ञान है उसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट की क्या परिभाषा है, मतलब क्या है कार्बोहाइड्रेट उसके अनुसार। तो केमिस्ट्री के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वो अपन सबसे पहले देख लेते हैं, परिभाषा क्या होती है, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। केमिस्ट्री बोलते हैं कि वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी, जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो केमिस्ट्री के अनुसार परिभाषा क्या होगी कार्बोहाइड्रेट की, किसके अनुसार, रसायन विज्ञान के अनुसार, है ना, केमिस्ट्री के अनुसार ये होगी कि वे पदार्थ, वो यौगिक, वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से, मतलब जिनका जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस होगा उसके दौरान पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा, तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड, यानी वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। लेकिन बायोलॉजी क्या बोलती है, बायोलॉजी के अनुसार क्या है, बायोलॉजी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बायोलॉजी के अनुसार जो कार्बोहाइड्रेट है वो मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण अंश होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मनुष्य का जो भोजन होता है, यानी भोजन का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंश होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट होता है वो पाचन की क्रिया द्वारा, है ना, जो डाइजेशन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा जल अपघटन, है ना, यदि जल अपघटन होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन होगा पाचन की क्रिया के द्वारा, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज, क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड क्या होगा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के रूप में क्या होगा, रक्त के द्वारा कहां चली जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के द्वारा जो ब्लड होगा, ब्लड के द्वारा कहां चला जाएगा, सेल में चला जाएगा, और सेल में क्या होगा, वहां उसका ऑक्सीकरण होगा, क्या ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीडेशन के द्वारा क्या प्राप्त होगा, एनर्जी प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, कार्बोहाइड्रेट का एक पता चल गया कि बायोलॉजी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। बायोलॉजी के अनुसार कार्बोहाइड्रेट होता है कि यदि पाचन की क्रिया के द्वारा जल अपघटन होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर टूट जाएगा, और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर टूटने के बाद वो ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड से कहां चला जाएगा, कोशिका सेल में जाएगा, और सेल द्वारा उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा उसका, जिससे क्या होगा, आपको एनर्जी प्राप्त होगी, जिससे क्या होगा, बॉडी को, अपन को एनर्जी मिल जाएगी। अब अपन इसकी वो देख लेते हैं,
वर्गीकरण देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वर्गीकरण देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, मैं आपको क्लासिफिकेशन फॉर डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे जितने भी अभी तक वीडियोस बना रखी है वो सबकी वीडियोस की यदि आप स्टडी के रूप में देखना चाहो, उनको थ्योरी के रूप में देखना चाहो, तो थ्योरी के रूप में मैंने एक वेबसाइट बना रखी है elearnerspoint.com। आप डायरेक्ट यहां से ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, क्या मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो अपन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो चलिए अपन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो भौतिक गुण होते हैं, है ना, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज करेक्टर्स होते हैं, उसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों के अंदर बांटा गया? दो भागों के अंदर बांटा गया। एक तो सगर्स यानी शर्कराएं, सुगर्स, एक तो शर्करा, एक नॉन शर्करा, नॉन सुगर्स, अशर्करा, शकर्स एंड नॉन शकर्स। दो भागों के अंदर कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है, शर्कराएं एंड अशर्कराएं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, शकर्स की बात कर लेते हैं। तो जो शर्कराएं होती है वो क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। शर्करा क्या होती है? शर्करा सफेद होती है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन थोड़ा ऐसे ही बता देता हूं, उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं। सफेद होती है, क्रिस्टलीय होती है। क्या होती है? सफेद होती है, क्रिस्टलीय होती है। शर्करा क्या होती है? मीठी। एक तरीके से चीनी को ही बोल रहे हैं अपन, चीनी ही क्या है? शर्करा है, मीठी होती है। और ये क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। और क्या होती है? जल में घुलनशील होती है। जल में क्या होती है? विलय होती है, घुलनशील होती है। ये किसके हैं? जिसके अंदर ये सारे के सारे गुण पाए जाएंगे, करेक्टर्स पाए जाएंगे, वो किसके अंदर आएगा? शर्करा के अंदर। शर्करा कैसी होती है? सफेद होती है, क्रिस्टलीय होती है, मीठी होती है, जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। अशर्करा की बाद में बात करेंगे, पहले शर्करा की कर लेते हैं। अब जो शर्करा है, शर्करा को दो भागों के अंदर भी बांटा गया है, दो भाग के अंदर बांटा गया शर्करा को। अब देख लेते हैं कौन कौन से दो भाग के अंदर बांटा गया। शर्करा को एक तो मोनोसेकेराइड के रूप में, मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड, इन दो भागों के अंदर क्या है? शर्करा को, शकर्स को बांटा गया है। अब मोनोसेकेराइड क्या? जो मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा भी बोला जाता है। यानी जो मोनोसेकेराइड है इसको क्या बोला जाता है? सरल शर्करा, सरल शर्करा भी बोला जाता है। याद रखिए, यदि आप कोई भी बोर्ड लेवल की या कंपटीशन लेवल की या यूनिवर्सिटी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, तो आपको किस प्रकार लिखना है वो आपको बता रहा हूं। फिर आपको क्या करना है? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड को क्या बोलते हैं अपन? सरल शर्करा भी बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2nOn। अभी अपन ने बात की कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, CHO प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर CHO प्रेजेंट होता है। यहां पे N क्या है? यहां पे N क्या है? 2 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है। 2 से लेके 10 तक यहाँ पे जो N है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका क्या हो गया? सामान्य फॉर्मूला हो गया। अब जो मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? जितने भी शर्कराएं होती है वो सबके सब क्या होती हैं? जल में विलय होती है। तो मोनोसेकेराइड भी क्या होगी? जल में विलय। जल में क्या होती है? विलय होती है। जल में घुलनशील होती है, परंतु इनका जल अपघटन, यानी मोनोसेकेराइड का क्या होगा? जल अपघटन नहीं होता है। मोनोसेकेराइड का क्या होगा? जल में तो विलय होगी लेकिन इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इनका जल अपघटन, है ना, H+ एंड OH- के अंदर ये नहीं टूटेगी। मतलब इनका क्या होगा? जल अपघटन नहीं होगा। जल अपघटन क्या होगा? नहीं होगा, लेकिन जल में तो विलय है लेकिन इनका हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है।
अब क्या होता है, जितनी भी शर्कराएं होती है ना, जितनी भी जो सरल शर्कराएं हैं, उनके नाम के जो अंत होता है, नाम का जो लास्ट वर्ड होता है, वहां पे क्या लगता है, ओस लगता है ना। जितनी भी शर्कराएं होंगी, सरल शर्करा होगी, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जितने भी सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम होंगे, उन सब के नाम के अंत में क्या लगता है, ओस लगता है। क्या लगता है अंत में, ओस लगता है। जैसे क्या हो गया, ट्रायोस, क्या हो गया, ट्रायोस, टेट्रास, देखिए टेट्रास, पेंटोस, हेक्सोस। पेंटोस के अंदर क्या आ जाता है, राइबोस, डीएनए आरएनए पढ़ा होगा वहां पे, पेंटोस, राइबोस। पेंटोस के अंदर क्या आ जाता है, राइबोस आ जाता है। और जो हेक्सोस है, हेक्सोस को दो भागों के अंदर बांटा गया, एक तो एल्डोहेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस। हेक्सोस को दो भागों के अंदर बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से आते हैं, पेंटो, ये जो हेक्सोस है, हेक्सोस को दो भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सा, एल्डोहेक्सोस, एल्डो हेक्सोस एंड कीटोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस के अंदर तो क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। एक्टोहेक्सोस के अंदर कौन आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है। और कीटोहेक्सोस में क्या आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है। इन सबको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आगे आने वाली वीडियोस में सबको अपन डिटेल में देखेंगे। एल्डोहेक्सोस देख लिया, कीटोहेक्सोस देख लिया। कीटोहेक्सोस का एग्जांपल क्या हो गया, फ्रक्टोज। अब अपन देख लेते हैं ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। किसके बारे में बात कर लेते हैं, ओलिगोसेकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ओलिगोसेकेराइड होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, ये जल अपघटन करेगा, और जल अपघटन करने के बाद ये 2 से लेके 10 तक इनका क्या होगा, हाइड्रो, ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा। उससे क्या होगा, 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड बना लेता है। 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड किसके द्वारा, जल अपघटन होके ना। ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन होगा, जल अपघटन के दौरान ये 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड को कितने भागों में बांटा गया है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड। कई बुक्स में आपको 2 ही मिलेगा, डाइसेकेराइड एंड ट्राइसेकेराइड, लेकिन टेट्रासेकेराइड भी होता है। आगे बहुत सारे होते जाएंगे, अपन 3 की बात कर लेते हैं, आगे भी बहुत होते हैं। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड, अब ये जो डाइसेकेराइड है, इसका जल अपघटन होगा। डाइसेकेराइड का जल अपघटन होने के बाद में ये क्या होगा, 2 मोनोसेकेराइड के अंदर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त करता है। डाइसेकेराइड का जैसे ही जल अपघटन होगा तो ये कितने, 2 मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा। 2 मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा, क्या, जल अपघटन करके। जल अपघटन के द्वारा डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड के अंदर टूट जाएगा। और इसका यदि फॉर्मूला पूछें कि डाइसेकेराइड का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है, C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला होता है, डाइसेकेराइड का, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, सुक्रोज, लेक्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज एंड माल्टोज। ये सबके सब क्या होते हैं, डाइसेकेराइड के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में अपन डाइसेकेराइड की बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं ट्राइसेकेराइड की। अब किसकी बात कर लेते हैं, ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड होता है, ट्राइसेकेराइड का भी जल अपघटन होगा। और ट्राइसेकेराइड जल अपघटन करने के बाद में कितने, 3 मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। कितना, 3 मोनोसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड इकाइयों के अंदर टूट जाता है ट्राइसेकेराइड का जल अपघटन होने के बाद में। और इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है ना, सामान्य फॉर्मूला पूछ लेते हैं ट्राइसेकेराइड का, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है C18H32O16। ये किसका, ट्राइसेकेराइड का फॉर्मूला होता है। और इसका जो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल आ जाता है रेफिनोस। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाता है, रेफिनोस। एग्जाम्पल आ गया रेफिनोस। ट्राइसेकेराइड की बात कर ली। अब लास्ट आ जाता है अपना टेट्रासेकेराइड। लास्ट क्या आ जाता है, टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड। अब ये जो टेट्रासेकेराइड होता है, इसका जल अपघटन करने के बाद ये 4 मोनोसेकेराइड के अंदर टूट जाता है।
4 मोनोसेकेराइड का, जिसका भी जल अपघटन होगा, जल अपघटन के द्वारा ये मोनोसेकेराइड के अंदर टूट जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि मोनोसेकेराइड का जल अपघटन क्यों नहीं होता है। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही एक है, तो ये किसके अंदर टूटेगा, ये सबके सब डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, इनमें जल अपघटन होगा और ये किसके अंदर होगा, मोनोसेकेराइड के अंदर टूटते जाएंगे। इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इसका भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है C24H42O21, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है स्टेकियोस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्टेकियोस। इसका एग्जाम्पल आ गया स्टेकियोस। अब बात कर लेते हैं असरकराय, है ना, नॉन सकर्स की बात कर लेते हैं। तो जो असरकराय होती है इनको पॉलीसेकेराइड भी बोला जाता है। याद रखिएगा, असरकराय होती है इनको क्या बोला जाता है, पॉलीसेकेराइड। असरकराओं को क्या बोला जाता है, पॉलीसेकेराइड भी बोला जाता है, किनको, नॉन सकर्स को। और जो असरकराएं होती है, ये असरकराएं क्या होती है, स्वादहीन होती है। क्या होती है, ये स्वादहीन होती है, स्वाद नहीं आता इनमें। और ये अक्रिस्टलीय होती है, स्वादहीन, अक्रिस्टलीय होती है। और ये जल के अंदर अघुलनशील होती है, जल में घुलनशील नहीं होती। ये क्या होती है, जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील होती है। या क्या होती है, जल में बहुत ही कम घुलनशील होती है। या तो क्या होगी, ये पूर्ण रूप से अघुलनशील होगी, या क्या होगी, थोड़ी बहुत कम घुलनशील होती है। इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि असरकर्स में कौन आता है, तो इनमें आ जाता है स्टार्च एंड सेलुलोज। इनके अंदर क्या आ जाता है, स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये होगी शर्कराएं क्या होती है, असरकराएं क्या होती है, आपको ये पता चल गया होगा। अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को, क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनकी क्या केमिकल रिएक्शन होती है, सब कुछ चीज अपन डिटेल में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।